पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा। पेरेंट्स का भी एक फोकस रहता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई पे रहे। पढ़ने लिखने में मैं बहुत अच्छा था, बहुत शांत रहने वाला जो छात्र जिस तरह से होता है मैं वैसा छात्र रहा हूँ। सारा दिन पढ़ाई करते थे आप? ना मैं बुकवर्म नहीं था, मैं किताबी कीड़ा नहीं था। मतलब अपना फोकस एकदम क्लियर था। अपने रास्ते को चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा संघर्ष जीवन में नहीं करना पड़ा। नायब जी का फोकस किसानों के प्रति और मनोहर जी का फोकस वो लगभग एक जैसा है। ये एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है कि दोनों लगातार प्रदेश की जनता के हित में सोचते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। इस तरह की मेहनत नायब जी करते हैं, मेरा मानना है कि सामान्य तौर पे आप और मैं भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी आदमी की, इसीलिए उनके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप उस मुख्यमंत्री के समर्पण को समझ सकते हैं। हमारा एक्सपोर्ट 5 गुना हो गया 2014 से पहले। हमारे नेताओं का विजन बड़ा स्पष्ट है। मैं चाणक्य को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ। गेम वाला किस्सा नहीं शुरू हुआ। पंजाब केसरी की खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से हम समय समय पर आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी न किसी मुकाम को हासिल किया हो और आपके लिए वो प्रेरणा स्रोत का कार्य करें। हमारे साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे साहब है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी की नमस्कार खास पंकज जी, पॉडकास्ट आपका सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पंजाब केसरी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। सर, ये पॉडकास्ट सीरीज हमने बेसिकली इंस्पिरेशनल मेथड पर काम करने के लिए लगाई हुई है, ना सिर्फ पॉलिटिकल। इसमें जरा हम आपकी पूरी जर्नी को कवर करने वाले हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई। तो सर, सबसे पहले जान लें कि ये राजनीति में किस तरीके से आना हुआ सर, क्योंकि बचपन से ही कोई राजनीति का बेस बना हुआ था या फिर मेहनत करते 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 ये संघर्ष आगे बढ़ा? देखिए, वैसे तो पंकज जी पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये आपका बहुत बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि आम तौर पे हम जब मीडिया की बात करते हैं और मीडिया में राजनीति से जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा की बात करते हैं तो चर्चा होती है पॉलिटिकल। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है जिसमें आप व्यक्तिगत जीवन उसकी भी चर्चा करते हैं और जैसा आपने कहा इंस्पिरेशन, जो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। जो सवाल आपने पूछा, देखिए ऐसा है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं या मेरे परिवार में से कोई व्यक्ति राजनीति में रहा। हाँ, मेरे फादर साहब के कज़न ब्रदर जो हैं वो पॉलिटिक्स में थे, वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। और उनके साथ समय-समय पे एक जैसे आमतौर पे परिवार में, रिश्तों में एक मुलाकात होती है, वो थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो ऐसा नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जब आप छात्र जीवन में होते हो, आप स्कूली जीवन में हो तो स्वाभाविक है जिस तरह का हम अपने समाज में पेरेंट्स का भी एक फोकस रहता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई पे रहे, बच्चा पढ़ने पे अपना फोकस करे। स्कूली जीवन में हम सब यही करते हैं और मेरे साथ भी वही था। हालांकि मैं ये बात जरूर कहूँगा कि ऊपर वाले की दया थी, पढ़ने लिखने में मैं बहुत अच्छा था, जिसको हम मेधावी छात्र कहते हैं। मैं उस श्रेणी का छात्र रहा हूँ। जब तो मैं मतलब कॉलेज में सारा दिन पढ़ाई करते थे आप ना मैं अत्रे साहब? बुकवर्म नहीं था, मैं किताबी कीड़ा नहीं था। मैं बुकवर्म नहीं था, इतना ज़रूर था कि स्कूल में अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझना और घर आके अपना होमवर्क जो है वो प्रॉपर ढंग से करना, इतना ही मतलब मेरे लिए बहुत घर सफिशिएंट वालों को था। शिकायत का मौका नहीं दिया नेवर कभी नेवर, आपने? मेरे घर वालों को कभी मुझसे शिकायत नहीं रही, क्योंकि मैं कोई उद्दंड छात्र नहीं था। पढ़ने लिखने में फोकस था, पढ़ने लिखने में ध्यान था और बहुत शांत रहने वाला जो छात्र जिस तरह से होता है मैं वैसा छात्र रहा हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स में मेरी रुचि रही है। जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं अपनी स्कूल की खो खो की टीम में रहा हूँ, हॉकी की टीम में रहा हूँ, मैं क्रिकेट की टीम में रहा हूँ और कॉलेज में भी आके मैं क्रिकेट टीम में होता था। लेकिन राजनीति के साथ जुड़ाव कह लीजिए, क्योंकि जब आप कॉलेज में आते हो तो वहाँ पे आके इस तरह के परिवर्तन किसी भी बच्चे में आते हैं। कोई बच्चा जो है कॉलेज में आके अपना स्पोर्ट्स की तरफ फोकस बढ़ा देता है, कोई बच्चा कॉलेज में आके अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है और कुछ बच्चे जो हम जैसे होते हैं वो पढ़ाई के साथ-साथ, स्पोर्ट्स के साथ-साथ पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत रुचि रखना शुरू करते हैं, पॉलिटिक्स में एक दखल-अंदाज़ी शुरू करते हैं। कॉलेज में ज़रूर मैं राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय रहा और मैं डीएवी कॉलेज का छात्र रहा हूँ। मैं डीएवी कॉलेज अम्बाला पढ़ा हूँ और डीएवी लाहौर। कॉलेज पेवा भी पढ़ा हूँ। तो एक अच्छी बात कह सकते हैं कि जब मैं डीएवी कॉलेज पेवा में गया अम्बाला से, तो वहाँ पे भगवान ने ऐसी परिस्थितियाँ बना के रखी कि जिस छात्र को हमने चाहा कि ये स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष होगा, मैं जब तक पढ़ता रहा वही स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष बना और बच्चों के साथ संपर्क बहुत अच्छा था।
स्टूडेंट्स के साथ बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे, जिसका नतीजा ये होता था कि जब हम अपने ग्रुप से किसी भी छात्र को चुनाव के लिए खड़ा करते थे, तो विजयश्री हमें प्राप्त हो जाती थी। तो अत्री साहब, कॉलेज लाइफ में आपने बताया कि परिवर्तन कॉलेज लाइफ में जाकर आया। सर, कई प्रकार के परिवर्तन युवाओं में भी आते हैं। कुछ प्रेम की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं, कुछ राजनीति की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं। तो सर, कभी प्रेम वाला किस्सा नहीं शुरू हुआ आपका? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया कि मैं जिस तरह का छात्र रहा हूँ, जो फ़ोकस्ड होते हैं ना कि मैं अगर अपनी पढ़ाई में मैंने डिसाइड किया हुआ कि मुझे दिन में 2 घंटे पढ़ना है, तो वो मुझे पढ़ना ही है। अगर मुझे क्रिकेट खेलना है, तो उस क्रिकेट खेलने के टाइम पे केवल क्रिकेट ही खेलना है। मतलब अपना फ़ोकस एकदम क्लियर था कि मुझे अपना फ़ोकस क्लियर रखना है और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जिसको सामाजिक जीवन में आम तौर पे अपने जैसे परिवार जो हैं, वो अच्छा नहीं मानते या यूँ कहिए कि वो एक छात्र के लिए उचित नहीं है कि उसका फ़ोकस चेंज हो, ऐसी किसी एक्टिविटी में कभी मैं इन्वॉल्व नहीं रहा। तो मतलब बड़ा फ़ोकस तरीके से शुरू से पता था कि मेरा रास्ता ये है, मेरे को इस रास्ते से डगमगाना नहीं है। देखिए, मैं इस बात को ऐसे भी नहीं कह सकता कि मुझे ये क्लियर था कि मेरा रास्ता क्या है, ऐसा भी नहीं था क्योंकि उस वक़्त जो वो छात्र जीवन जो आपका होता है, छात्र जीवन में इतनी सिंसियरिटी जो है बहुत कम छात्रों में होती है या बहुत कम छात्र इतने अवेयर होते हैं, जिनको ये पता हो कि तेरा ट्रैक क्या है और तूने किस ट्रैक पे चलना है। हमारा केवल ये था कि जिस तरह के वातावरण में हमारी परवरिश हुई, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ के आया था। हमारे यहाँ नैतिकता एक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जीवन में नैतिकता होनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। आपका जीवन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, आपका जीवन इस तरह का हो सामाजिक दृष्टि से जिसको हम उचित कह सकें। तो ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रहती थी कि कभी हमसे कोई ऐसा काम ना हो, जिसको समाज के अंदर अच्छा ना माना जाए, परिवार को जिसके लिए सुनना पड़े। इस तरह का कार्य मैं कभी भी ऐसे काम में संलिप्त नहीं रहा। साहब, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा संघर्ष आपका लगा होगा। कुछ ऐसे किस्से ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए जो आज आप खुद याद करते हैं कि हाँ, वो समय था और आज का समय है कि वाक़ई कृपा ऐसी हुई कि सब कुछ बदल गया। कुछ ऐसा लाइफ़ में हुआ आप? देखो ऐसा है पंकज जी, जहाँ तक संघर्ष की बात है, मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, कहीं न कहीं संघर्ष उसको करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष की भी जैसे कहते हैं डिग्रीज़ होती हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे आर्थिक क्षेत्र की बात हो, क्योंकि कई लोगों का आर्थिक स्थिति ऐसी होती है, पैसे की कमी की वजह से उनको संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोगों को अपने रास्ते को चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं इसमें इतना कह सकता हूँ कि शायद ऊपर वाले की कृपा थी। छोटे-मोटे संघर्ष की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष जीवन में नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं इसके लिए कुछ वजह जो मेरे को लगता है, एक तो माँ-बाप का जो आशीर्वाद सर पे रहा, जिस तरह का पारिवारिक परिवेश था, हमारा स्कूली परिवेश जिस तरह का था, कॉलेज में आते हुए जिस तरह के वातावरण में, जिस तरह के छात्रों के बीच में रहे, तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ आपकी आदत स्वभाव भी होता है कि आपका लोगों के साथ किस तरह का संबंध है, कोऑर्डिनेशन किस तरह का है, आप अपने आप को किस तरह से लोगों में प्रेज़ेंट करते हो, वो एक वजह होती है। हाँ, राजनीति के अंदर आप यूँ कह सकते हैं कि जब आप राजनीति में आते हैं, तो आपको अपने आप को साबित करना होता है। हालाँकि साबित तो हर क्षेत्र में करना पड़ता है। आप चाहे नौकरी कर रहे हो तब भी आपको साबित करना पड़ेगा, आप व्यापार कर रहे हो तब भी आपको खुद को साबित करना पड़ेगा, चाहे राजनीति कर रहे हो, साबित तो आपको करना पड़ता है। और साबित आप तभी कर पाते हो जब आप अपने काम पे फ़ोकस्ड हो। जो काम आपको आपकी पार्टी ने दे दिया, उस काम को पूरी तन्मयता से आप करें, उसको पूरा सिरे पे चढ़ा के दिखाएँ। जो भी काम, जो ज़िम्मेवारी आपको दी गई, उस ज़िम्मेवारी को निभाना, अगर आप इस पे फ़ोकस्ड हैं, तो मुझे लगता है कि आपका संघर्ष थोड़ा-सा कम हो जाता है। बिल्कुल, अत्रे साहब, जिस पद पर आप हैं, एक सर्वश्रेष्ठ पदों में से माना जाता है। और क्या देखते हैं सर, यहाँ तक पहुँचना किस तरीके का सफ़र था? आपको मालूम था कि हाँ, मेरी नियुक्ति होने वाली है? नियुक्ति के पीछे का सफ़र क्या था? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। ये एक विशेष कृपा माननीय मनोहर लाल जी की भी, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी में बतौर कार्यकर्ता काम करता था, मैं संगठन में काम किया, प्रवक्ता के तौर पे मैं पार्टी की बात जो है मीडिया में रखता था। और जिस तरह से मैं पार्टी ने अगर कोई ज़िम्मेवारी दी और उस ज़िम्मेवारी को निभाना, तो मुझे लगता है कि इसका ये मुझे एक पॉज़िटिव एंगल में कह सकता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी ने प्रतिभा को पहचाना और उनका ये आशीर्वाद है कि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। मैं इस बात से मुझे कतई कोई गुरेज़ नहीं है ये कहने में, उनका विशेष आशीर्वाद जो है मेरे साथ रहा। यही स्थिति मेरी अब जब माननीय नायब जी मुख्यमंत्री बने, जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे,
क्योंकि वैसे तो पार्टी के नाते मिलना जुलना होता था, पार्टी के कार्यक्रम में मिलना जुलना होता था, पार्टी प्रोग्राम्स में मिलना जुलना होता था। लेकिन जिस तरह से वो प्रदेश अध्यक्ष बने, तो मैं बतौर प्रवक्ता, क्योंकि उस वक़्त मैं मीडिया के अंदर पार्टी की बात रखता, तो इसलिए मेरा संपर्क थोड़ा-सा ज़्यादा रहा। फिर जब वो मुख्यमंत्री बने, तब मैं बतौर मीडिया सेक्रेटरी टू माननीय मनोहर लाल जी काम कर ही रहा था। उन्होंने मेरा काम पहले भी देखा था, उनके साथ मुझे जब काम करने का अवसर मिला, तो मैं ये मानता हूँ कि नायब जी ने भी, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे काम को, जिस तरह से मैं काम करता हूँ या जिस तरह से मैं अपनी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे को जो ज़िम्मेवारी दी जाए, उसको मैं बहुत बेहतर तरीके से करूँ, बहुत बेहतर तरीके से निभाऊँ। ये जो एक मेरे स्वभाव का हिस्सा है, माननीय नायब जी ने भी इसको देखा होगा, और शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से पार्टी ने मुझे दोबारा से ये अवसर दिया है। दोनों के साथ आपने काम किया है, मनोहर लाल जी के साथ भी काम कर चुके हैं, नायब सैनी साहब के साथ भी काम कर चुके हैं। क्या फ़र्क देखते हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ देखते हैं सर आप दोनों में? देखिए, मैं जहाँ तक फ़र्क की बात है, फ़र्क तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सिमिलैरिटीज़ इस तरह से है कि माननीय मनोहर लाल जी का भी, कि 24/7 प्रदेश की जनता के हित में सोचना, प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करना, और वही मैं नायब जी में भी देखता हूँ। नायब जी भी लगातार प्रदेश की जनता के लिए और बेहतर क्या किया जाए, और अच्छा क्या किया जाए, लगातार उनका फ़ोकस इस बात पे रहता है। सरकार की जो योजनाएँ माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू की थी, अब आप देख रहे हो कि उन योजनाओं का लाभ हरियाणा की जनता को जिस तरह से मिल रहा है, जिस तरह से आज हरियाणा का युवा बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी प्राप्त करता है, अपनी योग्यता पे नौकरी प्राप्त करता है। ऑनलाइन ट्रांसफर जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू की, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर तो आप भी जानते हैं कि ट्रांसफर उद्योग होता था। एक ट्रांसफर उद्योग चलता था जिसमें बिना रिश्वत दिए, बिना जेब गरम किए ट्रांसफर तक नहीं होती थी। इस तरह की परिस्थिति प्रदेश के अंदर थी। माननीय मनोहर लाल जी ने जब इसको ऑनलाइन किया, उसका जो लाभ अब हमारे कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, किसान भाइयों के लिए जिस तरह से योजनाएं चलाई, जिसका लाभ किसान भाइयों को प्राप्त हो रहा है, नायब जी ने भी जो माननीय मनोहर लाल जी की योजनाएं हैं, उनको और तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू किया, और साथ साथ उनमें बेहतर और क्या हो सकता है, उसके अंदर और नया क्या किया जा सकता है, वो भी उन्होंने काम करने शुरू किए। आपने देखा होगा, नायब जी का फोकस किसानों के प्रति और मनोहर जी का फोकस वो लगभग एक जैसा है। जिस तरह से मनोहर जी के समय के अंदर किसानों के लिए, जैसे डीबीटी के जरिए ऑनलाइन उनकी फसल का पैसा किसान के खाते में जाएगा, सब्सिडी स्कीम जो है वो किसानों के लिए शुरू की, किसान की फसल का एक एक दाना सरकार ने एमएसपी पे खरीदना शुरू किया। लगभग 14 फसलों पे मनोहर जी के समय में एमएसपी दी जा रही थी, नायब जी ने आगे उसको 24 फसलें कर दिया। जिस वक़्त मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसी वक़्त, आपको ध्यान होगा, एवरेज से कम बारिश हुई थी उस दौरान, इसलिए 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस किसान भाइयों के लिए नायब जी ने अनाउंस किया। तो लगभग ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि दोनों लगातार प्रदेश की जनता के हित में सोचते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। नायब सैनी जी के बारे में ना हमने देखा भी है और सुना भी है। अब मैं पिछले विधानसभा चुनावों की बात करूं तो ये पूरा हल्ला था कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। ये तो नारा फिक्स हो गया था। पर उस दौरान हमने आपको भी देखा और नायब सैनी जी को भी देखा। आप लोग सोए नहीं, या तो हमें दिन रात चलते नजर आए। अब भी वही दिख रहा है कि सैनी साहब तो टिक ही नहीं रहे, मतलब लगातार कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो सोते कब है आपके मुख्यमंत्री देखिए, साहब? ऐसा है, ये तो मैं भी कहूँगा बहुत मेहनती हैं। मतलब जिस तरह की मेहनत नायब जी करते हैं, मेरा मानना है कि सामान्य तौर पे आप और मैं भी नहीं कर सकते। जिस तरह से वो सुबह 6 बजे से लेके रात के 2 बजे, ढाई बजे तक लगातार काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। इतनी मेहनत हर आदमी के बस की बात नहीं है। लोग मिलने आते हैं, कोई रात को 12 बजे मिलने आया है, उससे भी मिलना है, कोई अगर 1 बजे आ गया तो उससे भी मिलना है। जो मिलने आ गया, बिना मिले वो वापस नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी टाइम आए। ये बहुत मेहनत की चीज़ है, क्योंकि आप लगातार सुबह से आप काम करना शुरू करते हो, मीटिंगें शुरू हो जाती हैं, अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो जाती है, जनता से मिलना, क्षेत्र के अंदर जाना, फील्ड के अंदर जाके अलग-अलग प्रोग्राम्स के अंदर तो ये बड़ा, जिस तरह की एक्सर्शन कह सकते हैं, आप मेहनत कह सकते हैं, फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर दोनों पैरेलल चलती हैं, और ये मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा एक यूएसपी है उनकी। और उस यूएसपी के अंदर एक चीज और ऐड हो जाती है कि उनकी मुस्कुराहट जो लगातार उनके वो चेहरे पे रहती बरकरार है। रहती है। लगातार अपने आप को एक तरह से कूल रख के एक डिसीजन लेना, काम करना, और किसी भी काम बात पे एग्रेशन नहीं आती उनके स्वभाव के अंदर। ये बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी आदमी की, इसीलिए उनके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके डिसीजन बहुत परफेक्ट होते हैं, क्योंकि आप एग्रेशन में डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप एकदम सामान्य तरीके से सोच के आप डिसीजन लेते हो, कूल रह के डिसीजन लेते हो, जो बहुत अच्छी बात है। उनके स्वभाव का बहुत मजबूत पक्ष मैं कहूंगा ये उनका है। दूसरा, काम के प्रति समर्पण, वो उनका बहुत मजबूत है।
जिस तरह का समर्पण उनका काम के प्रति है, आमतौर पे वो लोगों में ऐसा समर्पण देखने को नहीं मिलता। और आप काम के प्रति समर्पित हो और इस बात के लिए समर्पित हो कि मैं जनता के लिए और अच्छा क्या कर सकता हूँ, इस हरियाणा की तरक्की के अंदर और बेहतर क्या कर सकता हूँ। आपने देखा जब उन्होंने बजट पेश करना था, हालांकि माननीय मनोहर लाल जी ने ये परिपाटी शुरू की थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर से जाके बात करना, उनके सुझाव लेना कि बजट में क्या क्या किया जा सकता है। माननीय मनोहर लाल जी भी इसी तरह करते थे, उद्योगपतियों से जाके बैठक करते थे, किसान भाइयों से उनके विचार जानते थे, इवन युवाओं से उनके विचार जानते थे, अलग अलग स्टेक होल्डर से मिलके वो अब विचार जानते थे और बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल जी बजट पेश करते थे। वही नायब जी ने भी जिस तरह से अपना जब पहला बतौर मुख्य वित्त मंत्री पहला पूर्ण बजट जब पेश किया, जिस तरह से, तो उन्होंने क्या किया था, इसी तरह से सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर से मिले, उनके सुझाव लिए, हर पक्ष को जाके, इवन जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे भी उनके सुझाव लिए गए और उन सुझावों को बजट में शामिल किया गया। आप देखिए 10,000 से ज्यादा सुझाव जो ऑनलाइन सरकार के पास आए, क्योंकि पोर्टल के जरिए सुझाव लिए गए थे, जो जाके मीटिंगें करके सुझाव लिए गए थे, इतनी बड़ी संख्या में सुझाव आए, उन सुझावों को संकलित किया गया, उनमें से किन सुझावों को बजट में शामिल करके जनता का और बेहतर और भला किया जा सकता है, वो काम किया। तो ये है डिवोशन अपने काम के प्रति। तो कभी आपने मुख्यमंत्री जी को पर्सनल लेवल पे समझाया कि आपके लिए सोना बहुत जरूरी है? देखिए ऐसा कभी है, चर्चा हुई इस बारे में आपकी? मैं चाणक्य को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ और मैं चाणक्य का बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। चाणक्य ने भी एक बात कही है, जो राजा होता है, राजा का धर्म है, और जब राजा अपने आप को जनता के प्रति समर्पित कर दे, जब राजा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करने, अपने सुख पे कंट्रोल कर ले और वो अपने समय को जनता के लिए लगाए, मुझे लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ योग के अंदर जैसे बताया जाता है, इंसान अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल कर लेता है। आपने अपनी नींद पे कंट्रोल कर लिया, आप इतने स्ट्रांग हो गए कि आप अपनी भूख पे, एपेटाइजर पे कंट्रोल कर लिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं देखता हूँ, एक तो सोना बहुत कम सोते हैं, लगातार काम। दूसरा, मैंने उनको देखा है कि बहुत अल्पाहारी है, बहुत कम खाना। कई बार तो सिचुएशन मैंने ऐसी भी देखी है कि दोपहर का खाना ही मिस हो गया, अवसर ही नहीं मिला, समय नहीं मिला कि खाना खा सकें। इस तरह की परिस्थिति है। चुनाव के दौरान तो मैं ये चीजें देखता था, क्योंकि मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होता चुनाव के दौरान, क्योंकि मीडिया के लोग, उनसे बात करना, इंटरेक्शन करना, इंटरव्यूज करना, तो रात को 2:30 बजे 3 बजे अवसर मिला कि कुछ खा लिया जाए। तो इस तरह की जब डिवोशन आपकी होती है, आपका अपने ऊपर इतना गजब कंट्रोल होता है, मुझे लगता है एक राजा के लिए वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि राजा जनता के प्रति समर्पित है। वो चाहता है कि जनता का भला किस तरह से हो और उस काम को कैसे किया जाए। ये काम मैंने नायब जी के अंदर तो आप ये लगातार देखे मानते हैं। हैं कहीं न कहीं जो सन्यासी लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, वो भी अपनी सांस पर कंट्रोल कर लेते हैं, भूख हाँ, पर कंट्रोल कर वही लेते हैं। वही तो जिस यस, ऊर्जा से एक व्यक्ति अगर अपनी आत्म जीवन में या कॉमन लाइफ में काम करे, तो वो वहाँ भी मुमकिन है। एब्सोल्युटली ये योग का ही हिस्सा है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना, अपनी नींद पे कंट्रोल करना, आप इवन आपके एपेटाइजर पे, अपनी भूख पे कंट्रोल कर लेना, तो ये सब योग के हिस्से हैं। और जो काम, आप देखिए, आपके पास समय 24 घंटे है, उस 24 घंटे में से आप कितने घंटे नींद लेते हो, कितना समय आप नित्य कर्म के अंदर अपना व्यतीत करते हो, उसके बाद जो समय बचता है वो आप लोगों के काम में व्यतीत करते हो। तो जब मुख्यमंत्री ये प्रयास करे अपने कंट्रोल के जरिए कि मेरी नींद और नित्य कर्म पे कम से कम समय बर्बाद हो, मैं ज्यादा से ज्यादा समय लोगों के लिए काम कर सकूं, मुझे लगता है हरियाणा की जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अतरे साहब, फिर आपका लाइफ़स्टाइल किस प्रकार से चलता है? क्योंकि इतनी बिज़ी लाइफ़ में फिर परिवार को समय देना, चीज़ें सँभालना किस तरीके से कर पाते हैं आप देखिए, लोग? 2-3 चीज़ें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक परिवार को जो समय देना है, वो एक आयु का एक पक्ष होता है, आयु का एक हिस्सा होता है। जब आपकी लाइफ़, जब मतलब आम आदमी जब शादीशुदा जीवन में आता है, तब उसको परिवार के लिए ज़्यादा समय निकालना पड़ता है। जब बच्चे उसके जीवन में आते हैं, बच्चों के लिए समय निकालना पड़ता है। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जो है वो आयु के उस वर्ग के अंदर आ गए कि वो खुद के ऊपर खुद का अपने आप को संभाल सकें, अपने काम में लग गए, नौकरी में, बिजनेस में, या उनकी शादी हो गई, तब वो समय इंसान के जीवन का ऐसा होता है कि वो बच्चों से ज्यादा समय अपने काम को, या अपने चाहे पॉलिटिक्स की बात करो, या आप अगर व्यापार में हैं या किसी भी काम में हैं, तो आप अपने समय को वहां पे बांट सकते हो।
लेकिन जब आप ऐसे मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हो जो खुद इतना ज्यादा समय जनता के प्रति समर्पित होकर काम में देता है, तो स्वाभाविक है आपका समय भी उतना ही बढ़ जाता है, आपको भी अपना समय उतना देना पड़ता है। तो ये एक तरह का बैलेंस है जो आपको अपनी लाइफ में बनाना होता है। इस बैलेंस को बनाने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आना पड़ता है, क्योंकि आप सुबह जिस वक्त उठते हो, उठने के बाद जो आपके नित्य कर्म है, पूजा पाठ जो भी आप करते हो डेली, जब वो सब करते हो, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल जीवन शुरू हो जाता है। मतलब वो समय शुरू हो जाता है जब आप अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए या जो आपको काम दिया गया है सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से, उसको करना शुरू करते हो। और स्वाभाविक है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दिन के 18 घंटे से ज्यादा जनता के लिए लगा रहे हैं, तो जो उनकी टीम है, जो उनके साथ काम कर रही है, उसको भी वो समय समर्पित करना पड़ेगा। ये होता है। तो अत्रे साहब, अब सरकार को काफी लंबा समय हो गया है, तो किस तरीके से देखते हैं ये जो अब कार्यकाल रहा है नायब सैनी का, इसमें क्या क्या उपलब्धि समझते हैं आप अपनी सरकार की? देखिए इसमें उपलब्धि ही उपलब्धि है, हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी तो 6 महीने ही हुए हैं। लेकिन तो 6 उपलब्ध महीने भी एक ठीक समय हाँ, माना लेकिन जाता है। उपलब्ध क्योंकि पिछले आमतौर पिछले साल भी, पिछले टर्म में भी आपकी सरकार रही, तो इन 6 महीनों में क्या खास दे पाए? देखिए आमतौर पे क्या होता था, मैं पहले देखते थे जब कोई नई सरकार बनती थी तो बोलते थे 6 महीने तो हनीमून पीरियड होता है। अपोजिशन की तरफ से भी इस तरह के बयान आते थे, देखिए 6 महीने तो हनीमून पीरियड होता है, इन 6 महीने में तो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल पूछेंगे। लेकिन नायब जी ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने पहले ही एक प्रॉमिस, एक वायदा किया हुआ था हरियाणा के युवाओं के साथ कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा। आपको ध्यान होगा वो इलेक्शन के समय जो, में हाँ, क्योंकि जो नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी के फेल इलेक्शन हुआ था। कमीशन में शिकायत देने की वजह से रुक गई थी, तो जो मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेता है उसी दिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दे देता है अपनी शपथ लेने से पहले, आप उस मुख्यमंत्री के समर्पण को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जैसी कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक के अंदर मुख्यमंत्री निर्णय लेता है कि मेरे किसान भाइयों को दिक्कत आ रही है क्योंकि बारिश प्रॉपर नहीं हुई है, उनका क्रॉप फसल पे खर्चा बढ़ गया है, तो इनको सरकार मदद करे, 2,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मेरे किसान भाइयों को मिलना चाहिए। ये जब इस तरह के निर्णय अगर मुख्यमंत्री की तरफ से आते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उस मुख्यमंत्री की अपनी जनता के प्रति जवाबदेही और उस जवाबदेही के प्रति समर्पण कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। और जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र के अंदर हरियाणा और तेजी से प्रगति करे, इसके लिए हरियाणा के अंदर जो व्यवस्थाएं माननीय मनोहर लाल जी ने बनाई थी, चाहे हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की कि किस तरह से हमारे यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा, हाईवेज का जाल बिछा, माननीय मनोहर लाल जी ने बिजली क्षेत्र के अंदर जिस तरह से प्रदेश को एक सरप्लस स्टेट की तरफ लेके गए, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पहले से हरियाणा के जिस तरह के हालात खराब थे उसको एक बेहतर स्थिति में लेके आए। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। तो नायब जी ने भी इसके ऊपर और फोकस बढ़ाया, और आप देख रहे हैं उस फोकस का नतीजा आईएमटी खरखोदा में अब जब नायब जी गए थे, जो वहां जिस तरह से वहां पे नए नए उद्योग लग रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वो नतीजा है उनकी उस कार्यशैली का। और ये जो कार्यशैली है, मैं ये मानता हूं कि 5 साल के अंदर आर्थिक दृष्टि से हमारा हरियाणा इससे और ऊंचाई पे होगा। 2014 से पहले आप हरियाणा की जीएसडीपी देखेंगे, लगभग 4.25 लाख करोड़ थी, आज उस जीएसडीपी हमारी 3 गुना से ज्यादा हो गई है। हमारी पर कैपिटा इनकम 1,37,000 रुपए थी 2014 से पहले, आज हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग 3.25 लाख हो गई है। तो हम आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहे हैं, हमारी जीएसटी भी बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट 5 गुना हो गया 2014 से पहले। तो आज हरियाणा प्रदेश, हमारे किसान भाई आज खुशहाल स्थिति में है। जिस किसान को अपनी फसल बेचने के लिए 2014 से पहले मंडियों में 15-15 दिन बैठना पड़ता था, मच्छर खाते थे भाई साहब, वहां व्यवस्था नहीं थी। आज किसान की फसल तुरंत बिकती है, 72 घंटे में तो उसको उसका पैसा मिल जाता है। फिर एक ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि अगर किसी कारण से 72 घंटे से पैसा लेट हो जाए तो 9% का ब्याज मिलेगा किसान को। ये व्यवस्था भी तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, माननीय मनोहर लाल जी ने बनाई थी। तो जिस तरह की व्यवस्थाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाई गई, उन व्यवस्थाओं का नतीजा है, रोजगार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश में पक्की सरकारी नौकरी, रोजगार, जिस तरह से निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार की बात करें, प्राइवेट रोजगार की बात करें, निजी रोजगार की बात करें, अच्छा बहुत बड़ी बिजनेस मॉडल हो स्थिति। सकता है। मतलब मैं अगर गलत नहीं हूं, 2024 चुनाव से पहले
लगभग 37-38 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ सरकार की योजनाओं के जरिए। अब वो आंकड़ा मेरे ख्याल से लगभग 45 लाख के आसपास होना चाहिए। ये मैं इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकता क्योंकि पहले का आंकड़ा जो है वो मुझे पता था, बाद में जो उसमें एडिशन हुआ लगातार उसको मैं एक एज्यूम करके एक कैलकुलेशन के हिसाब से बता। तो ये इतने बड़े स्तर पे हरियाणा के युवाओं को जो रोजगार प्राप्त हुआ, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी हरियाणा में लोग सोच ही नहीं सकते थे, कल्पना कर सकते थे। और 2024 का चुनाव तो आपने देखा है, जिस तरह के बयान आए हैं, कांग्रेस विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, उससे पता लगता है कि उनकी मानसिकता क्या थी, किस तरह के हालात वो हरियाणा में बनाना चाहते थे। तो ये सारी चीजें थी जिसने हरियाणा की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ाया। कांग्रेस जिस विश्वास को पूरी तरह से खो चुकी है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़ी स्थिति के अंदर परिवर्तन हो चुका है। नतीजा ये है कि अगला चुनाव भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं आज ही ये बात कह रहा हूं क्योंकि हमारे नेताओं का विजन बड़ा स्पष्ट है। प्रदेश की प्रगति, प्रदेश के लोगों का जीवन खुशहाल हो, ये स्पष्ट विजन है और इसके लिए काम करते हैं। इसीलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे अत्रे साहब, आखिरी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अत्रे साहब, अब आपने देखा कि ज़माना बड़ा मॉडर्न हो चुका है और हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का युवा जो है भटकता नज़र आ रहा है। मैं अगर चाइना की बात करूं तो चाइना ने अपने युवा को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत से प्रतिबंध और कंट्रोल लगाए हुए हैं। हालांकि वो उनका काम करने का ढंग, सरकार का ढंग अलग हो सकता है, पर अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं युवाओं को गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक डिस्ट्रैक्ट हुए हुए और डिप्रेशन में गए हुए युवा का क्या समाधान हो सकता है? क्या वो लाइफस्टाइल फॉलो करे ताकि जिससे उसकी लाइफ जो है अच्छी निकल सके? क्योंकि आप देखिए कि अमूमन तौर पर पैदा होते बच्चे को भी हम मोबाइल पकड़ा देते हैं कि वो चुप कर जाए। देखिए ऐसा है, टेक्नोलॉजी जो है जहाँ जीवन के लिए लाभदायक है, टेक्नोलॉजी जहाँ आपके जो जीवन है उसको बहुत सुविधा प्रदान करती है, या यूं कहिए आपके जीवन में जो जिस तरह का परिवर्तन, या यूं कहिए जिस तरह का आपको टेक्नोलॉजी से लाभ मिलता है, अगर आप उसका उपयोग सही तरीके से कर रहे हो, इसको आप एक दो धारी तलवार भी मान सकते हैं। खास तौर पे जब आप बात करते हैं मोबाइल की, खास तौर पे जब आप बात करते हैं ओटीटी की। अब ये जो आपने बात बताई कि छोटे बच्चियों को मोबाइल दे दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये अभिभावकों की कमी है, ये पेरेंट्स की कमी है। ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि आपको बच्चे को अगर ये मोबाइल देना है तो उसकी कौन सी आयु हो जब उसको इसके उपयोग का सही मायने में पता हो, ये उसके लिए लाभकारी हो सके, तकनीक उसके जीवन को और ज्यादा बेहतर कर सके। इसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस जिनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और अवेयरनेस के लिए सरकार तो समय समय पे आप देखते हो जागरूकता अभियान चलाती है, और हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी एनजीओज हैं, हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी समय समय पे लोगों को जागरूक करती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं। आम आदमी को भी अवेयर होना पड़ेगा। अब अगर हम चाइना की बात करें, देखिए चाइना के बारे में हम इसलिए ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि चाइना में हर चीज सेंसर होती है। चाइना से बाहर वो कोई चीज आने नहीं देते, जिस तरह का वहां पे वातावरण है, वहां एक डिक्टेटरशिप है और उस वजह से बहुत सी चीजें बाहर ही नहीं आती। लेकिन बाकी अगर दुनिया की तरफ आप नजर डालें, जिन लोगों ने तकनीक का सदुपयोग किया है उनका जो जीवन है बेहतर हुआ है तकनीक के सही उपयोग से। अगर आप तकनीक के उपयोग को ही नहीं समझोगे तो मुझे लगता है कि आप जीवन में पिछड़ जाओगे। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात, जब अवेयरनेस और जीवन के अंदर नैतिकता, जो आपने पूछा कि किस तरह से हमारे युवाओं को जीवन जीना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नैतिकता। आपकी जीवन में नैतिकता, इसको आपको एडॉप्ट करना है। आपको अपना जीवन जिस तरह से हमारे शास्त्रों में भी कहा है, सुचिता बनी रहनी चाहिए। आपका जीवन किस तरह से बेहतर हो, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का हो। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है और कई तरह के नशे हैं अब तो एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि जब जागरूकता रहेगी, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो,
चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, तो जागरूकता का प्रभाव जो है सामान्य युवा के ऊपर पड़ता है। सामान्य युवा जो है इन चीजों से बचता है। सरकार अपनी तरफ से समय समय पे आप देखते हैं बहुत प्रयास हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं और हमारी पुलिस भी बहुत मजबूती से इसके ऊपर काम कर रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नशे को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। सरकार के प्रयासों के साथ साथ हमारा सामाजिक अवेयरनेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इस तरह की बीमारी, इस तरह की समस्या के ऊपर लगाम लगती है। और उसके लिए जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हमारे जो एनजीओज हैं, हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, युवाओं को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा युवा धीरे धीरे इन चीजों को समझ भी रहा है। हम हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा जिस तरह से खेल के प्रति आकर्षण है, उसका कारण ये है कि हमारा युवा बहुत जागरूक है, बेहतर समझता है। पंजाब के मुकाबले में अगर अत्रे साहब देखें हम, तो काफी फर्क हमारे हरियाणा के अंदर नजर आता है। एब्सोल्युटली, उसका देखिए एक आईना तो हमारे स्पोर्ट्स ही है। आप अपने हरियाणा की स्पोर्ट्स हमारे खिलाड़ियों को देखिए, जिस तरह से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शन करके मेडल जीतते हैं। और पंजाब की स्थिति आप देख लीजिए। पंजाब की स्थिति अगर आज से 20 साल पहले के स्पोर्ट्स को देखते हैं, तो आज पंजाब का स्पोर्ट्स जो है किस हालात में पहुंच चुका है। उसका कारण क्या है? नशा। लेकिन हरियाणा की सरकार लगातार जागरूक हुई है, हमारे यहाँ के नेता जागरूक रहे हैं। समय समय पे हमने सरकार की तरफ से और सामाजिक स्तर पे जो प्रयास हुए हैं, उसका नतीजा ये है कि हमारे बच्चे जो हैं प्रदेश और देश का नाम स्पोर्ट्स में रोशन कर रहे हैं। तो अत्रे साहब, आखिर में क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए कि जीवन का असली मूल्य क्या समझते हैं कि वाकई में ये अगर हम इस सिद्धांत पर चलें तो जिंदगी आसान हो जाए? देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी बच्चा है, उस बच्चे को अपने पारिवारिक परिवेश में अपने माता-पिता, अपने अभिभावक, उनका सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिससे कि आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका स्नेह आपको प्राप्त होता है। जब आप प्रैक्टिकल जीवन में जाते हो, प्रैक्टिकल जीवन में बड़ा क्लियर है, आपका काम के प्रति फोकस और समर्पण ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपका फोकस क्लियर नहीं होगा, जब तक आप काम के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तो आप बेहतर नतीजे दे ही नहीं सकते। और अगर आप बेहतर नतीजे देंगे, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे। चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, समर्पण आपका होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के धन्यवाद। लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो थैंक यू वेरी आशा मच। करेंगे कि फिर दोबारा आपसे मुलाकात निश्चित होगी। रूप से पंखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।